हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप? और लीजिए, मैं आपको स्वागत करता हूं लक्ष्य डिजिटल क्लास की ओर से। और आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग अंग्रेजी ग्रामर का वो है एक्सिलरी वर्ब्स, अर्थात सहायक क्रिया, अर्थात हेल्पिंग वर्ब। एक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स दोनों एक ही नाम है और दोनों किस तरह से हमें सहयोग पहुंचाते हैं लिखने में, बोलने में, पढ़ने में, सेंटेंस फॉर्मेशन में। आइए हम इसको विस्तार से देखेंगे। दरअसल एक्सिलरी वर्ब अंग्रेजी ग्रामर का रीढ़ का हड्डी माना जाता है, अर्थात इंग्लिश ग्रामर में विभिन्न तरह के जो कार्य होते हैं, कभी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता, अफर्मेटिव बनाना होता, निगेटिव बनाना होता, उन सारे चीज़ों में फंक्शन करते हैं। तो ये है लिस्ट हेल्पिंग वर्ब्स का। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, मे, कैन, वुड, should, could, must, might, need, dare, ought to, used to, have to। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो इनकी संख्या लगभग 25 यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिजिटल बोर्ड में। और ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स विभिन्न ढंग से वाक्यों को प्रभावित करते हैं, वाक्यों के अर्थ में बदलाव लाते हैं, इसलिए इनको अलग अलग जानना जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं कि ये किस तरह से वाक्यों को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, चूँकि हेल्पिंग वर्ब्स का ज़रूरत हमें कदम दर कदम पड़ता है, इसलिए इसके बारे में हमको पहले से ही याद रहना चाहिए कि कितने हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स 25 है। कौन कौन से हैं? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, मे, कैन, वुड, शुड, कुड, मस्ट, माइट, नीड, डेयर, ought to, used to, have to। So these are helping verbs. Now we are going to know about these helping verbs one by one। ओके, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या है हेल्पिंग वर्ब। एन एक्सिलरी इज अ हेल्पिंग वर्ब। इट हेल्प्स टू फॉर्म द टेंसेस, वॉइसेस एंड मूड्स ऑफ द मेन वर्ब्स बाय बीइंग प्लेस्ड बिफोर देम। फिर से एक बात देखिए, एन एक्सिलरी वर्ब इज अ हेल्पिंग वर्ब। व्हाट आर दे? दे आर हेल्पिंग वर्ब्स। नंबर 1, दे आर हेल्पिंग वर्ब्स। इनका काम है सहयोग करना। टू फॉर्म टेंसेस, वॉइसेस एंड मूड्स। इससे टेंस में बदलाव आ जाता है, इससे वॉइस में बदलाव आता है, इससे मूड में बदलाव आता है। किसको बदलते हैं लोग? मैन वर्ब्स को। दे हेल्प टू चेंज मैन वर्ब्स बाय बीइंग प्लेस्ड बिफोर देम। मैन वर्ब के आगे में आकर ये उसका रूप चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज डांसिंग, इज डांसिंग, इज डांसिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हैज डांस्ड, हैज डांस्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो यू कैन सी helping verbs, they are able to change the mood of main verbs, change the voice of main verbs, change the tenses of main verbs। Now the auxiliaries are of two kinds। auxiliary verbs कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। auxiliary verbs 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? प्राइमरी auxiliary verbs, modal auxiliary verbs and marginal modal auxiliary verbs। 3 तरह के होते हैं। व्हाट आर दे? प्राइमरी auxiliary verb, modal auxiliary verb and third one is marginal auxiliary verbs। Okay, now one by one we are going to handle all these 3 kinds of auxiliary verbs। First of all,
द प्राइमरी auxiliaries are be, do and have. The primary auxiliaries are be, do and have. They change their forms according to the number and person of subject. Lots of the forms be, are, am, is, are, was, were. बी से क्या तात्पर्य होता है? बी का मतलब होता है is, am, are, was, were. बी का तात्पर्य होता है is, am, are, was, were. तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में किसको लेंगे हम लोग? is, am, are, was, were. फिर बी का एक मतलब और होता है do. do का मतलब होता है do, does और did. do, does और did. उसके बाद यहां पर आ रहा है have. have में क्या लेंगे हम लोग? has, have, had. have में क्या लेंगे? has, have और had. तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का में क्या क्या हम ले सकते हैं? is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did. इतने चीजों को हम लोग ले सकते हैं। और इसका जो काम है, क्या काम है? इसका काम है मेन वर्ब्स में चेंजिंग लाना, टेंसेस में चेंजिंग लाना। क्योंकि जब हम लोग whenever we are changing main verbs, it means we are changing the tenses of the sentences. So in primary auxiliary verbs, we can take is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did. Means 11 auxiliaries are there in, we can say in primary auxiliary verbs, we can take is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did. Okay. इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। हमने अभी क्या देखा? हमने अभी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स देखे। उसमें क्या देखा हमने? वो है is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did. इतने चीजों को हम लोगों ने प्राइमरी में देखा। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स अर्थात मॉडल्स। मॉडल्स क्या क्या है? shall, will, must, ought, used, need, dare, may, can. क्या क्या है? may, might, must. may, might, must. can, could. will, would. shall, should. need, dare, ought to, used to, have to. What are the modals? मॉडल्स की संख्या लगभग 14 बताई जाती है। दे आर may, can, might, must, need, dare, ought to, used to, have to. ये सब इसकी संख्या बताई जाती है। Then, unlike be, have and do, the modals auxiliaries cannot function as main verbs. कई बार ऐसा होता है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो जरूरत के अनुसार उसमें बदलाव हो जाता है, टेंस के अनुसार बदलाव आ जाता है, पर्सन के अनुसार उसमें बदलाव आ जाता है। बट एज फार एज मॉडल्स आर कंसर्न्ड दे नेवर चेंज देयर फॉर्म्स। इनमें कभी भी बदलाव नहीं आता है, इसके रूप में कोई भी बदलाव नहीं आ सकता है। द मॉडल ऑक्सिलरीज डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन। एज आई टोल्ड इन प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरी में ये जो है सब्जेक्ट के अनुसार से, नंबर के अनुसार से इसमें बदलाव आ जाता है, लेकिन मॉडल्स में बदलाव नहीं आता है। आफ्टर दिस, इसके बाद हम लोग चलते हैं मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज। हमने क्या बताया आपको कि देयर आर 25 हेल्पिंग वर्ब्स। देयर आर 25 हेल्पिंग वर्ब्स वेयर एज 11 आर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, जिसमें से 11 आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है, तो बचा 14 को हम मॉडल्स मानते हैं। लेकिन एक बात और बता देना चाहूंगा कि उस 14 में से कुछ ऐसा ऑक्सिलरीज है जिसको हम लोग मार्जिनल के अंतर्गत लेते हैं। मार्जिनल
मार्जिनल मीन्स, मार्जिनल का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल? इसका मतलब ये हुआ कि जरूरत के अनुसार से इसको मैन वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। दे कैन बी यूज्ड एज मैन वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सिचुएशंस। जरूरत के अनुसार से इसमें बदलाव लाया जा सकता है, मैन वर्ब्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सो टिल नाउ, अब तक हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने क्या जाना? हेल्पिंग वर्ब्स या एक्सिलरी वर्ब्स का काम है मैन वर्ब्स को सपोर्ट करना, सहयोग देना, पहली बात। दूसरी बात, ये 3 तरह का होता है। क्या? प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो होता है वो ज़रूरत के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार या नंबर के अनुसार दे चेंज देयर फॉर्म्स, बट मॉडल्स, एक्सिलरीज दे नेवर चेंज देयर फॉर्म्स। बट वन मोर थिंग, मॉडल्स जो 14 है उनमें से 3 को फिर से हम लोग अलग से निकाल लेते हैं, नीड, यूज्ड टू और डियर। इसको ज़रूरत के अनुसार से हम लोग मैन वर्ब्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी जानकारी के बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इतनी जानकारी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा से विस्तार से इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यूज ऑफ एक्सिलरीज वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ओके, टू फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस। टू फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस अर्थात कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यूअस का तात्पर्य है वर्ब में आईएनजी लगाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस टेंस? कंटिन्यूअस टेंस मीन्स वर्ब्स कैरी आईएनजी फॉर्म टू इट्स वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, टू फॉर्म कंटिन्यूअस tense we can write the bird is flying in the sky. The bird is flying in the sky. Look at here, is, and it is being used for making the sentence continuous tense, progressive tense. यहाँ पर हमने is का इस्तेमाल किया। Then और एक उदाहरण ले सकते हैं, the boys are writing an essay. The boys are writing an essay. Again, are is used here to show, to make the sentence continuous tense, to make the sentence continuous or progressive. In different kinds of continuous tense or progressive tense, whether they are in past tense or they are in present tense, but ing form or the usage of primary auxiliary verbs, they are the same according to the demand of tenses. If the tense is in present tense, we can use is, am, are. If the tense is in past, we can use was, were. Okay. So to form continuous tense, we can use auxiliary verbs. After this, to form passive voice. To form passive voice. हमने अभी टू फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस किए, इसके बाद टू फॉर्म पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सिलरी वर्ब्स का। कैसे? जगह देखिए, सपोजिंग आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, द बॉय राइट्स अ लेटर। द बॉय राइट्स अ लेटर। Look at here, there is no helping verb in this sentence. There is no helping verb in this sentence, but whenever we are going to make
a passive voice, or we are going to change this sentence into passive voice. In that case, we use primary helping verb to show that the sentence is in passive voice. पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं. तो उस हिसाब से यह वाक्य कुछ इस तरह से बनेगा. कैसे? द बॉय राइट्स अ लेटर. A letter is written by the boy. A letter is written by the boy. Okay, another example. I have sung a song. I have sung a song. Now the sentence is in present perfect tense. Now we are going to change this sentence into passive voice. Then a song has been sung by me. A song has been sung by me. One more example, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखेंगे कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब सहयोग करता है. The girls were plucking flowers. The girls were plucking flowers. We can write flowers were being plucked. Flowers were being plucked by the girls. So these examples show, ये सारे उदाहरण बताते हैं कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पैसिव वॉइस बनाने में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. आफ्टर दिस गो टू द थर्ड वन. टू इंडिकेट अ प्लान. टू इंडिकेट अ प्लान. एक प्लान को निर्धारित करने के लिए जैसे हम बोल सकते हैं कि he is going to visit Canada. He is going to visit Canada. वह कनाडा जा रहा है घूमने के लिए. तो यहाँ पर एक प्लान है कनाडा जाने का, उसको हम लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से इसको हम लोग देख सकते हैं. ओके, नाउ टू कन्वे एन इंस्ट्रक्शन. वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस. नाउ टू कन्वे एन इंस्ट्रक्शन, किसी को काम देने के लिए, आदेश देने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. जरा एक उदाहरण देखते हैं. टू कन्वे एन इंस्ट्रक्शन. यू हैव टू क्लीन दिस रूम. यू हैव टू क्लीन दिस रूम. आपको इस रूम को साफ करना है. आपको इस कमरे को साफ करना है. आप यहां देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हमने एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए किया. हमने जो काम हमको मिला है उसको फॉलो करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया. आफ्टर दैट यू कैन सी टू फॉर्म द negative sentences. This is the most important job of helping verbs. हेल्पिंग वर्ब्स एक ऐसी चीज है जिसको रिप्लेसमेंट करने के बाद हमको कई सारी चीजें प्राप्त होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट मिस्टर एक्स हैज डन दिस वर्क. Mr. X has done this work. You can see the sentence is an affirmative sentence. Supposing I am going to make this sentence, change this sentence into negative. In that case, I can write Mr. X
has not, Mr. X has not done this work. Mr. X has not done this work. Look at here. हमने इसको निगेटिव बनाया. हमने इसको क्या बनाया बच्चों? हमने इसको निगेटिव बनाया. दूसरा उदाहरण देखते हैं. दूसरा उदाहरण देखते हैं. She plays tennis. She plays tennis. This is an affirmative sentence. Now what we are going to do, we are going to change the sentence into negative. हम लोग इसको किस में बदल रहे हैं? हम लोग इसको निगेटिव में बदल रहे हैं. She does not play tennis. She does not play tennis. वह टेनिस नहीं खेलती है. तो आप इन दो उदाहरणों में देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल हम लोग निगेटिव बनाने में भी करते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल आप लोग निगेटिव बनाने में भी कर सकते हैं. ओके, तो हमने अब तक देखा है टू फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस, टू फॉर्म पैसिव वॉइस, टू इंडिकेट अ प्लान, टू कन्वे एन इंस्ट्रक्शन, टू फॉर्म द नेगेटिव सेंटेंसेस. मैं जल्दी सभी वाक्यों, सभी कामों का, हेल्पिंग वर्ब्स के सभी कामों का एक एक दो उदाहरण दे रहा हूं ताकि बात अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए. निगेटिव सेंटेंस के बाद हम बात करते हैं टू फॉर्म द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. व्हाट डिड आई टेल यू? आई टोल्ड यू दैट दे आर सो इंपॉर्टेंट. हेल्पिंग वर्ब्स आर सो इंपॉर्टेंट दैट their replacement can change the meaning of the sentences. हेल्पिंग वर्ब्स को एक जगह से दूसरे जगह में हटाने पर या ले जाने पर उसका अर्थ में बदलाव आ जाता है. जैसे इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं. I am watching TV. I am वॉचिंग टीवी. मैं टीवी देख रहा हूं. इसको अगर नेगेटिव में बदली करें तो क्या होगा? आई एम नॉट वॉचिंग टीवी. आई एम नॉट वॉचिंग टीवी. अब ये बन गया आपका निगेटिव. हम चाहे तो इसी वाक्य को हम लोग निगेटिव में भी बदल सकते हैं, इंट्रोगेटिव में भी बदल सकते हैं. एम को आगे लाकर एम आई वॉचिंग टीवी. क्या मैं टीवी देख रहा हूं? लुक एट, दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस. नाउ वी आर प्लेसिंग हेल्पिंग वर्ब्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. इन दैट केस वी कैन यूज, हम लोग इस्तेमाल इसको बना सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एक और उदाहरण देखते हैं. यस, The boys were catching fishes. The boys were catching fishes. Look at helping verbs. Were the boys catching fishes? क्या लड़के मछलियां पकड़ रहे थे? तो आपने देखा कि हम इसका इस्तेमाल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन मेकिंग सेंटेंस इंट्रोगेटिव. नाउ गो अहेड एंड देयर अनदर थिंग इज वेटिंग फॉर अस टू मेक द सेंटेंसेस emphatic. To make the sentence emphatic. Emphatic means पुटिंग स्ट्रेस, दबाव देकर करना. मैंने ही इस काम को किया है, इसने ही मेरी कलम को चुराई है. यू कैन सी दैट वी समटाइम्स देयर आर ओकेजन्स व्हेन we repeat our sentences with a great force, that is called emphatic sentences. For example, to make sentence emphatic, he does his duty. He does his duty well. He does do his duty well. He does do
his duty well। अगर हम लोग यहाँ पर डू का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पर फिर मेन वर्ब बन जाएगा, लेकिन हमको दिखाना है एम्फैटिक सेंटेंस तो हमने डू का इस्तेमाल किया। उसके बाद बॉयज डू प्ले इन द इवनिंग। Boys do play in the evening, or better we can give another example. She did write a letter. She did write a letter yesterday. You can see in the examples do, does, did, they are primary helping verbs and they have been used to make sentences emphatic. To make the sentence emphatic, we can use do, does, did according to the sentences. Okay, this is time to go for another task. This is time to look for another function of helping verbs. What are they? They are to form an imperative sentence. Imperative means to give command, to order, to request. All these are imperative sentences. Imperative का मतलब होता है आदेश देना. For example, do go there. Do go there. Do help the poor. Do help the poor. Do help the poor. Or do